हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 4 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम फ्लावर की स्टडी करेंगे। तो आइए हम इसे रीड करते हैं। तो यहाँ देखिए, गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र। यहाँ पर ये 3 आरेख चित्र 4 यहाँ पर ये 3 इसके आरेख चित्र दिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ABC में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं? तो क्यों, कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं, क्यों? तो यहाँ देखिए, चित्र 4.1 में पुष्प को रंगने के लिए आप किस रंग का प्रयोग किया था? चित्र 4.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किसका प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? तो पुष्प यहाँ पर देखिए, गुलाब पत्ती विहीन शाखा, पत्ती सहित शाखा, पत्ती एवं पुष्प सहित शाखा। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से पहचान सकते हैं कि ये गुलाब का पौधा है। यहाँ पता नहीं चल रहा, पत्तियों से हम बता सकते हैं और यहाँ तो हम कंप्लीटली बता ही सकते हैं। अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी, गुलाब, गुलदाउदी न लें। गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी न लें, क्योंकि ये एक पुष्प नहीं वरन पुष्पों के गुच्छे हैं, है ना। और जैसा कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, मतलब इन सब के बारे में आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। आगे देखिए, हो यहाँ पर क्या है, क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? तो हाँ। क्या आप घास, गेहूं, मक्का, आम, अमरूद के पुष्प देखे हैं? तो हाँ। क्या वे चटकीले होते हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। तो हमें क्या करना है, कुछ पुष्पों के बारे में स्टडी करनी है। देखिए, सामग्री हमें क्या लेना है, क्रियाकलाप 10 करना है। इसमें हमें आवश्यक सामग्री, एक पुष्प की कलिका ले लेनी है। एक पुष्प की कलिका, ये जैसे ये कली है, पुष्प की कलिका, तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प। धतूरा हो गया, गुड़हल है, गुलाब है, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज आवर्धक लेंस या फिर जल ले लेना है। 4.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यहाँ दिया है पुष्प कलिका एवं पुष्प। ये पुष्प कली है और ये पुष्प है। भैया इसका ये जो हरा हरा पार्ट दिखता है ना फ्लावर में, जो प्लांट की सेफ्टी के लिए होता है, ये इसका बाह्यदल होता है, सेपल। ये इसके पेटल्स की पंखुड़ियाँ होती है। आइए आगे देखो, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? तो खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग अभी पंखुड़ियाँ, ये पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। तो जी बिल्कुल, विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग कलर की होती हैं। आपके विचार में कलिका में ये पंखुड़ी कहाँ बंद थी? कलिका जो है उसमें ये जो पंखुड़ियाँ होती है ना, वो कहाँ बंद थी? तो सेपल, जो बाहें दल है उनके अंदर ये बंद थी। कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान से देखा कि ये भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? तो जो कली होती है उसका मेन पार्ट, मतलब यहाँ पूछा है ना प्रमुख भाग, तो बाह्यदल है। इन्हें बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए। जो पुष्प है ना, उसका जो बाह्यदल है, जो पुष्प है उसका बाह्यदल और जो पंखुड़ी है उनका हमें भली भांति अवलोकन करना है तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसमें कितने बाह्यदल है? जो गुलाब दिख रहा है ना भाई, उसमें बाह्यदलों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें बाह्यदलों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। उसके अलावा क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र है? तो इसके बाह्यदल आपस में स्वतंत्र होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए, क्या बाह्यदल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की होती है? बाह्यदल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की होती है? बाह्यदल हरे, पंखुड़ियों का कलर गुलाब में कई प्रकार का होता है। आपने फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो भाई वो डिपेंड करता है कि फ्लावर कौन सा है, क्या वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं? तो गुलाब में तो पत्तियां स्वतंत्र होती है। क्या जुड़े हुए बाह्यदल पुष्प के क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले जो पुष्प होते हैं उनकी पंखुड़ियां अलग अलग होती है या फिर जुड़ी हुई? मान लो कोई पुष्प है, उसका जो बाह्यदल है वो जुड़ा है, तो क्या पत्तियां भी जुड़ी होगी या अलग? तो ये ऐसा फिक्स नहीं है कि यदि बाह्यदल जुड़ा है तो पत्तियां भी जुड़ी होगी, ऐसा नहीं होता है। गेंदा देखा है, उसमें बाह्यदल जुड़ा होता है लेकिन पत्तियां संयुक्त नहीं होती है, पत्तियां अलग अलग होती है। गुलाब को देख लो, यहाँ पर जो नीचे बाह्यदल होता है वो अलग अलग होता है और पत्तियां भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो आगे देखो, अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों द्वारा पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 4.3 में नोट कीजिए। अब हम एक सारणी भरनी है हमें। तो नेक्स्ट पेज देखिए, यहाँ देखिए, हम्म
यहाँ देखिए पौधों के नाम लिखने हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मतलब यहाँ पर देखिए सारणी 4.3 में पुष्पों का प्रेक्षण करेंगे। आप पौधों का नाम लिखिए, जैसे यहाँ गुलाब लिखा है ना, आप यहाँ पर कमल का फूल का नाम लिख लीजिए इसकी जगह। यहाँ देखिए बाएं दलों की संख्या, जिसने उल्टा लिख रखा है संख्या। बाएं दल जो होते हैं उसमें गुलाब में बाएं दलों की संख्या कितनी होती है, तो 5। और रंग कौन सा होता है बाएं दल का, हरा। पंखुड़ियों के रंग कौन से होते हैं, अनेक प्रकार के कलर होते हैं पंखुड़ियों में, और उनकी संख्या, पंखुड़ियों की संख्या जो होती है वो 10 से 20 या ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बाएं दल जुड़े अथवा स्वतंत्र होते हैं, तो बाएं दल स्वतंत्र होते हैं। पंखुड़ियाँ जुड़ी होती है, स्वतंत्र होती है, तो स्वतंत्र होती है। पुंकेसर स्वतंत्र पंखुड़ी से जुड़े होते हैं। जो पुंकेसर होते हैं ना वो स्वतंत्र होते हैं, पंखुड़ी से जुड़े नहीं रहते हैं। स्त्री केसर जो होते हैं वो भी उपस्थित या अनुपस्थित, तो उपस्थित। उसके अलावा सेकंड एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं भाई, यहाँ पर कमल का फूल ले सकते हैं। कमल का फूल में बाएं दल 5 होते हैं, कलर कैसा होता है वही ग्रीन होता है। पंखुड़ियाँ गुलाबी, जो कमल का फूल होता है उसकी पंखुड़ी की यदि हम बात करें, तो जो कमल का फूल ले लेंगे उसकी जो पंखुड़ी है उसमें बादल 5 है, कलर हरा है। पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी जो संख्या है ना, तो रंग सफ़ेद, गुलाबी और लाल भी हो सकता है कमल के फूल का। उसके अलावा पंखुड़ियों की संख्या 10 से 20 तक हो सकती है। बादल जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, और उसके अलावा पंखुड़ियाँ जुड़ी है या स्वतंत्र, तो स्वतंत्र होती है। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए तो स्वतंत्र होते हैं। स्त्री केसर उपस्थित या अनुपस्थित, तो उपस्थित होता है। ठीक है, आपने ये सब कुछ पढ़ लिया। किसके बारे में, अन्य एग्जाम्पल दिया मैंने कमल का। आगे देखिए, विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण को इस सारणी में लिखिए। सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प की आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे, जब पंखुड़ी जुड़ी हैं अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरा एवं अन्य घंटाकार पुष्प में पंखुड़ियों की लंबाई को काटकर, जैसे यहाँ पर ये धतूरा है तो यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो इसको जूम करो, ठीक है। घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों में पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प की आंतरिक भाग जो होते हैं उनको देख सकते हैं। पंखुड़ियाँ यहाँ पर जुड़ी हुई है धतूरे में, देख लो भले से आप, है ना। तो इनको मतलब पंखुड़ियों को हटा दो और आंतरिक भागों को देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल और पंखुड़ियों को हटा दीजिए। ध्यान से देखिए 4.22। ध्यान से देखिए, अपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए चित्र 4.23 ध्यान पूर्वक देखिए। इनमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुंकेसर और पुंकेसर दिखाए गए हैं। पुंकेसर दिखाए गए, यहाँ देखो पुष्प के भाग, तो पुष्प के भागों में भाई ये आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे नर पार्ट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो पुंकेसर। और ये फीमेल पार्ट होता है वृत्तिकाग्र, वृत्तिका, अंडाशय, ये स्त्री केसर होता है। ये पुंकेसर पार्ट होता है, ये यहाँ पर तंतु दिख रहा है, और यहाँ पर ये पराग कोष दिख रहे हैं, इसी में पराग कण होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। तो दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं, तो जी बिल्कुल। ये एक जो पार्ट होता है ना लंबाई से तंतु बोलते हैं, और ये यहाँ पर होता है पराग कोष होता है, इसमें पराग कण होते हैं। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। तो चित्र हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये पुंकेसर का चित्र है भाई, ऐसे बनेगा, ठीक है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग, स्त्री के केंद्र में स्थित जो भाग होता है उसे स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह नहीं देख पा रहे हैं तो आप पुंकेसर को हटा दीजिए और फिर उसको पुंकेसर को हटा दीजिए। चित्र 4.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। यहाँ देखिए ये पुंकेसर का चित्र है, ये तंतु है, ये पराग कोश है, इसी के अंदर पराग कण होता है। ये पराग कणी जाकर जो होता है वृत्तिकाग्र पर जाता है और अंदर एंटर कर जाता है और फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ देखिए
यहाँ पर देखिए स्त्री केसर को हमें कैसे पहचानना है। तो भाई स्त्री केसर को पहचानने के लिए हमें करना क्या है, उसको का आप पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ऐसे चित्र बना देना है स्त्री केसर का, ये अंडाशय, ये वृत्तिका, ये वृत्तिकाग्र। उसके अलावा नहीं पहचाना रहे तो इसको हम काटेंगे कैसे। आइए अब पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। ये स्त्री केसर का सबसे निचला फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ेगा। ये जानने के लिए कि अंडाशय किस प्रकार काटा जाता है, चित्र 4.25 ए और बी को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 4.25 के अनुसार रखकर इसे दो प्रकार से काट सकते हैं। क्या करेंगे हम, इसे दो प्रकार से काट सकते हैं। फिर देखिए दो प्रकार से काट सकते हैं, या तो अपन इसको ऐसे काट दो या ऐसे काट दो। अंडाशय का कर्तन अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर देखिए, तो ऐसे काट दो या ऐसे काट दो। अंडाशय की आंतरिक संरचना लंबाई में काट, अनुप्रस्थ काट। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए अंडाशय की काट को सूखने, जो अंडाशय है उसकी काट जो आपने काटा उसे सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। तो 4.26, क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है तो इन्हें हम बीजांड कहते हैं। अंडाशय की आंतरिक भाग को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। जो आंतरिक भाग है ना उनका अपनी नोटबुक में आपको करना क्या है, डायग्राम बनाना है। उसके अलावा फिर देखिए चित्र बनाइए और नोटबुक में नोट कीजिए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा पार्क के बगीचे में जाइए और अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें। ठीक है, इसलिए कहा है क्योंकि भाई पुष्पों को नुकसान नहीं, पेड़ों को नुकसान नहीं होना चाहिए। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 4.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। क्या सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सभी पुष्पों में ये पार्ट पाए जाते हैं। फिर उसके अलावा आगे देखिए, क्या कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों के कोई भाग नहीं पाए जाते? तो हाँ, मतलब यहाँ पर ये लिखा है ना, क्या सभी ऐसे होते हैं जिनमें पार्ट पाए जाते हैं? तो मोस्टली पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें इनमें से कुछ पार्ट नहीं पाया जाता। क्या किसी फूल में इसके अलावा अलग पार्ट मिलते हैं? तो बिल्कुल मिलते हैं। जैसे पेरियंथ हो गया, पर्णवृंत हो गया, रिसेप्टेकल हो गया। क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हैं? जिनमें बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हैं? तो बिल्कुल। क्या कोई ऐसा पुष्प भी है जिसमें बाह्यदल की संख्या और पंखुड़ियों की संख्या समान होती है? तो हाँ, ऐसे पुष्प भी होते हैं जिनमें इन दोनों की संख्या समान होती है। उसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखिए क्या आप यहाँ देखिए क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पुष्प की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? तो बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं कि पुष्पों की संरचना एक जैसी नहीं होती। विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग उपस्थित होते हैं और कुछ में अनुपस्थित होते हैं। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित हो सकते हैं। तो बिल्कुल कुछ में अनुपस्थित हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा है। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का अध्ययन किया। आपने पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप जो फ्लावर कार्य क्या करता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का सा बता दूं, जो फ्लावर हमारे प्लांट का मोस्ट पार्ट होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रजनन में सहायता करता है। प्रजनन के लिए मुख्य है मतलब पुष्प। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आइए प्रमुख शब्द देखते हैं। इन सब के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ। आरोही क्या होता है? जैसे अंगूर की बेल। संवहन क्या होता है? तो संवहन मतलब जो टिश्यू होते हैं, जाइलम फ्लोएम, वो संवहन के द्वारा हाँ, संवहन जल का ऊपर जाना और भोजन का नीचे आना। वैसे विसर्पी लता देखी होगी आपने, बेल जो घर के सहारे है कैसे भी करके ऊपर चढ़ जाती है। रेशेदार जड़ें आपने देखी है, जैसे
अब यहाँ देखिए फिर क्या होता है, रेशेदार जड़ें होती है। जो समांतर शिरा विन्यास होते हैं उनमें रेशेदार होती है। शाख आप जानते ही हैं, शाख वृक्ष झाड़ी मैंने 3 बताए थे। पार्श्व जड़ें क्या होती है, जो मूसला जड़ होती है ना, उसमें जो ऐसे ऐसे निकलती है उन्हें पार्श्व जड़ें कहते हैं। मध्य शिरा आप जानते हैं, ऐसे पत्ती होती है और पत्ती में जो बीच में होती है वो मध्य शिरा होती है। शिरा विन्यास जो ऐसे ऐसे शिराएं होती हैं उन्हें शिरा विन्यास कहते हैं। बीजांड अंडाशय में होता है। समांतर शिरा विन्यास घास की पत्ती देख लेना। पंखुड़ियों के बारे में बताया। पर्णवृंत क्या होता है, पत्तियां जब तने से जिसकी सहायता से जुड़ी होती है पर्णवृंत। प्रकाश संश्लेषण, पत्ती जो है भोजन बनाती है। सूर्य के प्रकाश, जल, CO2 इन सब की उपस्थिति में। क्लोरोप्लास्ट, स्त्री केसर पुष्प का फीमेल पार्ट होता है। जलिका रूपी शिरा विन्यास, आम की पत्ती देख लेना, अमरूद की पत्ती, इन सब की पत्ती में देख लेना। बाह्यदल क्या होता है, जो पौधों की सेफ्टी, जो फ्लावर जो होता है उसकी सेफ्टी के लिए जो हरी हरी होती है उन्हें बाह्यदल बोलते हैं। झाड़ी आप जानते ही हैं। पुंकेसर जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है। मूसला जड़ें जो होती है, जो मैंने बताई थी पार्श्व रूट, उसके बीच में जो जड़ होती है ना मेन रूट, उसे मूसला जड़ कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन तो मैं बता ही चुकी हूँ। वृक्ष आप जानते हैं। सिराएं जो होती है, जो सिरा विन्यास होता है उसमें जो सिरा होती है ऐसे ऐसे से उसे सिरा बोलते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट कुछ छूटा है क्या, जैसे 1 मिनट, हाँ यार नीचे रह गया ये थोड़ा सा। जैसे यहाँ देखिए, सामान्य पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, सामान्य पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी, वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्ती, पुष्प, फल होते हैं। उसके अलावा सामान्य पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्ती के सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास ये जलिका रूपी और समांतर हो सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट पेज देखिए, यहाँ देखिए, पत्तियों वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु जल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। जड़ मिट्टी में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता प्रदान करती है। जड़ें 2 प्रकार की, मूसला, रेशेदार। जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास जो होता है उनकी रेशेदार। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे बाह्यदल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर और पंखुड़ी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। कल हम इसके अभ्यास प्रश्न सोल्व करेंगे। तो जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।